हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो है घर पे बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है ना। तो कोटा क्लासेस की तरफ से जो है आपको प्रोवाइड करी जा रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की जो है वीडियो। ठीक, जैसे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन की अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये एक आपकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम के लिए है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और आप जो है कॉपी और पेन को लेके बढ़िया तरीके से बैठ जाइए और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको जो है हम समझाएंगे और आप इसको बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो जहाँ तक मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करता हूँ बच्चों, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है आपकी, तो ये मेनली कहाँ पाई जाती है। देखो, अगर मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूँ बच्चों, तो इसको हम पाते हैं, ये बहुत फेमस रिएक्शन है आपकी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ठीक है ना, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मतलब है कि आप हैलोजन की रिएक्शन करेंगे एल्केन के साथ में और जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, उसी को बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है ना। और ये सनलाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, ठीक है ना, और उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपकी होगी। ठीक है। तो एक तो एग्जांपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो एग्जांपल है हैलोजिनेशन है, और बच्चों यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है ना। और सेकंड जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगी आपकी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो एलाइलिक आपका हाइड्रोजन है, ठीक है ना, जो आपका एलाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें पाई जाएगी। देखो, कोई भी sp2 कार्बन है अगर आपका, तो sp2 से नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, sp3। ठीक है ना। तो जो sp3 कार्बन है इसी को क्या बोलते हैं हम बच्चों, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर एलाइलिक कार्बन से आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी दोनों ही क्या है, आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है ना। इन दोनों में ही जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका बनने वाला बच्चों, वो क्या बनेगा, आपका फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है ना। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें या हैलोजिनेशन की बात करें, ये दोनों ही क्या है, आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है। तो यही सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है। थर्ड जो इसमें पढ़ेंगे हम, वो पढ़ोगे आप नाइट्रेशन। ठीक है ना, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। ठीक है ना, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, ये भी आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना। और नंबर 4 पे आप पढ़ने वाले हो इसमें सल्फोनेशन। क्या पढ़ने वाले बोलो, सल्फोनेशन। ठीक है ना। तो इस कैटेगरी में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो हम पढ़ेंगे वो केवल 4 रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है आपकी ये ऊपर की दोनों है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो इन्हीं दोनों रिएक्शन में से पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा इसमें फ्री रेडिकल होगा। ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो एल्केन, ठीक है ना, जिसमें sp3 कार्बन के साथ में कम से कम एक हाइड्रोजन हो, तो वही इस रिएक्शन को आपकी देंगे। ठीक है ना। तो रिप्लेसमेंट करना है हाइड्रोजन का एल्केन में से, ठीक है ना, और फ्री रेडिकल के द्वारा, उसी को बोलते हैं हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन से। ठीक है ना। तो हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हैलोजन के द्वारा एल्केन में से आपको हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना। और इस प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बच्चों कौन सा बनने वाला है आपका, वो आपका बनेगा फ्री रेडिकल। ठीक है ना। तो किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कैसे हम इसको स्टार्ट करें रिएक्शन को, ठीक है ना, वो देखते हैं हम। अगर मैं बात करता हूं हैलोजिनेशन की, ठीक है ना, तो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमें एल्केन के साथ में X2 की रिएक्शन करनी है। तो X2 का मतलब यहाँ पे क्या है, F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। इन्हीं की रिएक्शन आपको करनी है, किसके साथ में बोलो, एल्केन के साथ में। ठीक है ना। अगर मैं हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करूं एल्केन के लिए, तो अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं कि इन हैलोजन में से
कौन फास्ट रिएक्शन करेगा आपका एल्केन के साथ में। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है F2 और Cl2 और Br2 और I2, ठीक है ना। अब ये रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है आपका, ठीक है ना, हैलोजन का, ये किस बेसिस पर है, ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे भी जब हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है ना। तो हैलोजन के साथ में रिएक्शन करनी है आपको एल्केन की, ठीक है ना, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, उसी को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसी को हम बोलेंगे क्या, हैलोजिनेशन, ठीक है। देखो बच्चों, आप ये तो जानते ही हो जो एल्केन होती है आपकी, क्या होती है, एल्केन। एल्केन क्या होती है बोलो, इनको हम पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। और पैराफिन का मतलब क्या होता है बोलो, इसका मतलब होता है आपका लेस रिएक्टिव। क्या होता है बोलो, लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड कार्बन होता है, तो ये किसी से रिएक्शन करने के लिए इतनी जो है खुश नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कम करती है। हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी, तब ये आपकी जो है रिएक्शन करेगी बच्चों एल्केन, ठीक है। इसीलिए इनकी रिएक्शन भी क्या पढ़ते हैं हम, कम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एल्केन की अगर बात करोगे, एल्काइन की अगर आप बात करोगे, तो वो आपकी एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए उनकी रिएक्शन क्या है आपकी, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए एल्केन का फर्स्ट मेंबर मेरे पास है CH4, ध्यान से देखिए CH4 है। तो अगर मैं CH4 की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करूं या फिर किसी भी हैलोजन के साथ करूं, मान लो मैंने X2 ले लिया, ठीक है ना, और रिएक्शन मैं करा रहा हूं बच्चों यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या कोई रिएक्शन होगी, क्योंकि एल्केन क्या है आपकी, लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है। और लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर अगर आप हैलोजन के साथ में कोई रिएक्शन करोगे तो कोई रिएक्शन होगी, नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी जी, ठीक है ना। तो अगर आप हैलोजन के साथ में रिएक्शन करोगे, ठीक है ना, एल्केन की रूम टेम्परेचर पर, तो कोई रिएक्शन आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होती है आपके बच्चों, ये लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। इन्हीं इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप हैलोजन के साथ में रिएक्शन कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। मान लो मैं यहाँ पे CH4 की रिएक्शन कराऊं और यहाँ पे ले लूँ कोई X2 ले लेता हूँ, X2 की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, X2 की जगह आप Cl2 या Br2 और कोई भी मान सकते हैं, और रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये हैलोजिनेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बोलो, हैलोजिनेशन, क्योंकि X2 का मतलब क्या है, हैलोजन है, तो ये हैलोजिनेशन आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो वैसे तो हैलोजिनेशन में केवल आप 2 ही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, आज हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे, एक क्लोरीनेशन और सेकंड क्या है आपका, ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो देखो रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन अगर आप कोई हेल्पर ले लेते हो, HELPR हेल्पर, तो फिर रिएक्शन हो जाती है हैलोजन के द्वारा। CH4 में से, मेथेन में से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, रिप्लेस हो जाएगा, और क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा CH3X और प्लस X2 बनेगा, ठीक है ना, ये बन गया इस तरह से, ठीक है। अब ये हेल्पर जो है, ये हेल्पर क्या है आप जानते हैं, H का मतलब हीट, या तो आप हीट प्रोवाइड करा दीजिए, E का मतलब क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन आप ले लेंगे तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करा सकते हैं, ठीक है ना। और L का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है ना, अगर लाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से लिखा करेंगे H न्यू करके, ठीक है ना, क्योंकि लाइट भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी ही है आपकी। और P का मतलब होता है बच्चों पेरोक्साइड, ठीक है ना, कोई पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी कराओगे तो तब भी ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी ऊपर वाली, ठीक है ना। इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन आप लोगे। और R का मतलब क्या होता है, रेडिकल, ठीक है ना, कोई भी रेडिकल भी अगर है तो तब भी ये आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी कंडीशन होगी बच्चों, ठीक है ना। आप हीट, ठीक है ना, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल, इनमें से कोई भी कंडीशन लोगे तो तभी यहाँ हैलोजन के द्वारा आप क्या करोगे, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करना है आपको, तो क्या बनेगा, CH3X बनेगा, और सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका HX बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, H और X बनने वाला, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम हैलोजिनेशन।
हैलोजन के द्वारा एल्केन में से आप क्या करोगे बोलो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना। और ये बच्चों क्या होती है पता है आपकी, ये आपकी एक चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये आपका मोनोहैलाइड बना है, क्या बना है ये आपका मोनोहैलाइड। तो जो मोनोहैलाइड आपका बना है CH3X, ठीक है ना, फिर ये हैलोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पे कोई सी भी कंडीशन ले लो आप, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हैलोजन आपका ऐड होगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा आपका डाइहैलाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जो आपका डाइहैलाइड बना है बच्चों, फिर ये हैलोजन के अनदर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा ट्राइहैलाइड, जो क्लोरोफॉर्म आप पढ़ोगे, और साथ में यहाँ भी आपका क्या निकलेगा बोलो, HX निकलेगा, ठीक है। फिर ये जो आपका ट्राइहैलाइड बना है, फिर इस पे हैलोजन का एक अनदर मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा, अटैक करेगा और फोटोलाइसिस की प्रेजेंस में, और यहाँ बनेगा आपका CX4 और यहाँ बनेगा HX, ये बनेगा। तो जो आपने मेथेन की रिएक्शन हैलोजन के साथ में करी थी, तो ये मोनोहैलाइड बना, फिर डाइहैलाइड बना, फिर ट्राई बना, फिर टेट्रा बना। तो ऐसा नहीं है कि आप रिएक्शन को मोनोहैलाइड पे रोक लोगे कि आपका ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, नहीं, फाइनल प्रोडक्ट ये एक चेन रिएक्शन होती है, वन बाय वन आप एक एक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा रिप्लेस करते जाओगे, और फाइनल जब सारे हाइड्रोजन आपके रिप्लेस हो जाएंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो टेट्राहैलाइड मिलने वाला है, ठीक है ना। आप इस रिएक्शन को रोक नहीं पाओगे, ठीक है। ये एक चेन रिएक्शन होती है बच्चों, क्या होती है और किस प्रकार से ये चेन रिएक्शन चलती है, प्रोग्रेस करती है, ये सब मैकेनिज्म में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम, देखो इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, मान लो मैं अब X2 की जगह क्या लेना चाहता हूं, मान लो Cl2 के साथ में करते हैं हम, देखो ये देखिए, मान लो मैं यहाँ पे CH4 लेता हूँ और मैंने यहाँ पे Cl2 के साथ में रिएक्शन करी, क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, फर्स्ट मेंबर है केवल अभी, ठीक है ना, और यहाँ पे लिया पे H, तो क्या बनेगा CH3Cl बनेगा और प्लस HCl, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा। अब ये जो मिथाइल क्लोराइड आपका बनेगा, ये अगेन Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पे फोटोन की प्रेजेंस में क्या बनेगा CH2Cl2, ठीक है ना, मिथाइलिन क्लोराइड है ये, और HCl ये यहाँ पे फिर बना है आपका, ठीक है। और ये जो CH2Cl2 आपका बनेगा, फिर ये Cl2 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा और ट्राइहैलाइड बनाएगा, और ट्राइहैलाइड को क्या बोलते हैं हम बोलो, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्राइहैलाइड आपका बना है CaCl3 प्लस Cl2, और फाइनल जो आपको प्रोडक्ट यहाँ मिलने वाला है वो CCl4 मिलने वाला है और HCl, और इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। CCl4 क्या है, एक आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको हम कहते हैं, ठीक है। और जी ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, और जब इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, आग बुझाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको पायरीन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैथेन का अगर आप क्लोरीनेशन करोगे बच्चों, तो मैथेन के क्लोरीनेशन से जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसके मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम। तो आपने देखा रिएक्शन को आप स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है, एक चेन रिएक्शन होती है, जब तक सारे हाइड्रोजन आपके क्या नहीं होंगे बोलो, जब तक आपके सारे हाइड्रोजन आपके क्या नहीं होंगे बोलो, रिप्लेस नहीं होंगे, रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है ना। तो मैथेन के क्लोरीनेशन से फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला, पायरीन मिला, ठीक है ना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। चलिए नेक्स्ट मेंबर की बात करता हूं मैं, जैसे C2H6 है, इसका नाम आप जानते हैं बच्चों, ये इथेन है, ठीक है ना। इस पे अगर मैं Cl2 की रिएक्शन करूंगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आप देखेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से रिएक्शन होगी, पहले मोनोहैलाइड बनेगा, ठीक है ना, और ये जो आपका मोनोहैलाइड बनेगा, ठीक है ना, ये फिर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा C2H4Cl2 बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका C2H4Cl2 बना है, इसकी फिर आप क्लोरीन से अगर रिएक्शन करोगे तो फिर क्या बनेगा बोलो, C2H3 और Cl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा,
और ये जो आपका C2H3Cl3 है, इसकी आप क्लोरीन के साथ में अगर रिएक्शन करोगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा आपका C2H2 और Cl4 बनेगा। और C2H4 की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ में करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा C2HCl5 बनेगा और HCl सब में बनेगा ये बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए, और ये जो आपका C2H5 और Cl5 है, सॉरी C2HCl5, इसकी जब आप Cl2 के साथ में रिएक्शन करोगे तो लास्ट में आपको मिलेगा C2Cl6 और प्लस HCl। तो ये डायरेक्ट आप याद करेंगे कि मेथेन के क्लोरीनेशन से फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको, CCl4। एथेन के क्लोरीनेशन से आपको क्या मिला बोलो, C2Cl6। इसे बोलते हैं हेक्साक्लोरोइथेन। ये एक आर्टिफिशियल कैम्फर के रूप में जो है आपका इस्तेमाल होता है, इसको याद रखिए। आर्टिफिशियल कैम्फर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, C2Cl6 हेक्साक्लोरोइथेन इसको बोलते हैं। ये एक आर्टिफिशियल कैम्फर होता है। तो मेथेन से भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिला CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं फायर एक्सटिंग्विशन में, आग बुझाने में, जिसको पायरीन भी कहते हैं, और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है वो। और इथेन का क्लोरीनेशन करने से आपको क्या मिला बोलो बच्चों, इथेन के क्लोरीनेशन से आपको मिला हेक्साक्लोरोइथेन मिला, ठीक है ना, जिसको आर्टिफिशियल कैम्फर भी हम कहते हैं। तो अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। देखो, हमने एल्केन के जो दो मेंबर होते हैं मेथेन और इथेन, उनका क्लोरीनेशन किया, हेलोजिनेशन किया, और हमने देखा कि हमने एक चेन टाइप की रिएक्शन हुई, जिससे 1 बाय 1 एक एक करके सारे हाइड्रोजन आपके रिप्लेस हो गए, ठीक है ना। कंडीशन हेल्पर में से कोई भी आप ले सकते हो। अब देखिए भाई, जैसे ही आपने बच्चों मेथेन के साथ में Cl2 की रिएक्शन करी, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, पहले सबसे पहले CH3Cl मिला और HCl मिला। इसे बोलते हैं हम क्या बोलो, इसे बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको बोलो, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। यानी कि अब क्या होगा इसके आगे फिर डाई ट्राई टेट्रा, इस प्रकार से आपने हैलाइड बनाए, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमें केवल मोनोक्लोराइड बनाना, हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि हमने इससे आगे वाला जो नेक्स्ट वाला है CH2 Cl2 या आपका क्या नाम है CHCl3, वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें केवल ये चाहिए, मोनोक्लोराइड चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सारे हाइड्रोजन हटाना चाहते हैं तो ये क्लोरीन आप किस में लेनी पड़ेगी आपको, एक्सिस में। अगर क्लोरीन एक्सिस में लोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, देखो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा CCl4। कितने H निकलेंगे यहाँ पे बोलो, 4 HCl निकल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें करना क्या बच्चों, हमें यहाँ पे केवल क्या बनाना है बोलो, हमें मोनोक्लोराइड बनाना है। हमें आगे के जो प्रोडक्ट हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हो ना, हमें उन प्रोडक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें केवल ये मोनोक्लोराइड ही बनाना है क्लोरीनेशन के द्वारा, ठीक है ना। तो ऐसे केस के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे, लेकिन अभी आप इसको थ्योरेटिकली भी समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन आए कभी कि अगर हमें ये बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है बच्चों, ठीक है ना, और फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो इसमें जो है आपको करना क्या है, देखो अगर यही वाला प्रोडक्ट बनाना है तो आप एल्केन को एक्सिस में ले लीजिए। जब ये एक्सिस में होगी तो ये बार बार जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा CH3 डॉट, वो बार बार Cl डॉट के साथ में रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा मोनो। तो ध्यान रखेंगे इसको, नोट डाउन करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अगर आपको मोनोक्लोराइड बनाना है, ठीक है ना, एक बार ही रिएक्शन करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सिस में ले लेंगे। और अगर एक्सिस में नहीं लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आता है CH4 प्लस Cl2 करके, तो फिर आप मोनो डाई ट्राई और लास्ट तक फाइनल तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CCl4 होगा। रिएक्शन आपकी बीच में नहीं रुकेगी कहीं भी, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए हम C2H6 ले रहे हैं और यहाँ पे Cl2 ले रहे हैं और इसको एक्सिस में कर दें अगर, तो फिर क्लोरो जो प्रोडक्ट है आपका वो ही बनेगा। क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस HCl, ये बनेगा केवल, ठीक है नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सिस ना लिखा हो तो फिर मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है ना, लास्ट तक फाइनल तक C2Cl6 वाला प्रोडक्ट आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपने सीखा कि मोनो प्रोडक्ट क्या बनेगा,
और डाई ट्राई कब बनेगा, ये चेन रिएक्शन होती है, किस प्रकार से ये चेन रिएक्शन होती है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक था बिल्कुल हैलोजिनेशन, ठीक है। अब देखो, इससे पहले कि हम अगले नेक्स्ट मेंबर पे जाएं प्रोपेन पे, उससे पहले आप इन दोनों की मैकेनिज्म को समझिए, ठीक है। आप अपने माइंड में एक बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट कर लो बच्चों कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होती है, या जितने भी टाइप की आप पढ़ने वाले हो, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा वो 3 स्टेप में होती है, उसके 3 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। 3 स्टेप में रिएक्शन आपकी होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका चेन, उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है ना। ये पहला स्टेप होगा आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। देखो इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में आप बोलोगे श्रृंखला प्रारंभ पद, ठीक है ना। यानी कि जो चेन, जो भी रिएक्शन आगे आपने देखा कि एल्केन में से एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है 1 बाय 1, तो वो जो रिएक्शन आपकी चेन की फॉर्म में चलेगी, उसको यही आपका जो स्टेप है फर्स्ट आपका यही स्टार्ट करेगा। तो चेन को स्टार्ट करने वाला, यानी कि इस वाले स्टेप में क्या होगा, चेन जो स्टार्ट होगी, श्रृंखला जो प्रारंभ होगी, वो इसी स्टेप के द्वारा होगी, चेन इसी से स्टार्ट होगी आपकी। और चेन इनिशिएशन स्टेप का मतलब होता है बहुत सिंपल सी भाषा में कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो हैलोजिनेशन आप पढ़ने वाले हो, इसमें आप हैलोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करोगे। यानी कि कोई सी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपकी हो, उसमें क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का क्या होगा बोलो, फॉर्मेशन होगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका, बोलो उसे बोलते हैं हम प्रोग्रेशन स्टेप। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रेशन स्टेप कहते हैं इसको, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब जिसमें रिएक्शन क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी। प्रोपेगेशन स्टेप भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, प्रोग्रेशन स्टेप भी कह सकते हो आप इसको। और जो तीसरा स्टेप होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन। क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या है बोलो, बोलो ये एक चेन रिएक्शन है, तो चेन स्टॉप भी होनी है, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है जो आप चेन स्टार्ट करिए आपने, इस स्टेप में जाके क्या होगा, आपका चेन को आपको स्टॉप करना है। और स्टॉप कब होगी, जब फ्री रेडिकल सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इस वाले स्टेप में आके आपको क्या करना है, सारे फ्री रेडिकल आपके क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, आपस में जुड़ के आप क्या कर लेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके आगे जाके रिएक्शन फिर आपके नहीं होगी, ठीक है। तो हम हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म को करते हैं इन 3 स्टेप के द्वारा, ठीक है ना। और तीनों स्टेप को ध्यान से देखेंगे आप। देखिए, मान लीजिए मैं आपका हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म कर दिया मैंने, हम किससे करें बच्चों, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होगा X2 के साथ में रिएक्शन, ठीक। तो X2 का मतलब Cl2 और Br2, तो आप Cl2 के साथ में और Br2 के साथ में इसी प्रकार से आप करते चले जाएंगे, ठीक है ना। पूरी मैकेनिज्म करेंगे, देखिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम CH4 से। ध्यान से देखो, CH4 की आपको रिएक्शन करनी है किसके साथ में, X2 के साथ, ठीक है ना। और फोटोलाइसिस क्या बनेगा बोलो, CH3X बनेगा और यहाँ पे HX निकलेगा। ये तो होगा ना रिएक्शन। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, या तो बड़ा सिंपल है, हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया हैलोजन के द्वारा और CH3X बना और HX बना। इसकी मैकेनिज्म देखिए, अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चों, पहले स्टेप क्या बताया था आपको मैंने, बोलो चेन इनिशिएशन स्टेप, है ना, चेन इनिशिएशन स्टेप, ये वाला मैंने स्टेप बताया। तो इस स्टेप में क्या होगा, देखो इस स्टेप में बच्चों क्या होगा, जो आपका हैलोजन है X2, ठीक है ना, जो आपका हैलोजन है X आप जानते हैं, और यहाँ पे आप
फोटोन डालेंगे, हीट भी कर सकते हैं, तो इसका होमोलाइसिस होगा। आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर आप इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ये दोनों जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका होमोलाइसिस करना है, ठीक है ना। जब भी कोई भी रिएक्शन फोटोन की प्रेजेंस में होती है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन ही होती है। होमोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, ये हैलोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप Cl2 लेते तो Cl बन जाता, इसको बोलते हैं हम हैलोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा चेन। अब ये जो हैलोजन फ्री रेडिकल हैं, ये ही क्या करेंगे, रिएक्शन को आगे प्रोग्रेस कराएंगे, ठीक है ना। अब जो सेकंड स्टेप होता है आपका रिएक्शन का, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिंग स्टेप। क्या कहते हैं इसको, प्रोग्रेसिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेप होता है। एक बात अपने माइंड में बिठा लो बच्चों कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होती है जब आपका ये प्रोग्रेशन वाला जो स्टेप है, इसको प्रोपेगेशन भी स्टेप भी कहते हैं, जब ये आपका हाईली एक्सोथर्मिक होगा। हमेशा पहले वाला स्टेप में क्या कर रहे हो, एनर्जी आप डोनेट कर रहे हो, देखो, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है। तो ये जो हमेशा चैन इनिशिएशन स्टेप होगा, ये कैसा होगा बोलो, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब ये एक कैसा प्रोसेस हो गया आपका, पहले वाला स्टेप एंडोथर्मिक होगा, ठीक है ना। तो ये तो पहले वाला स्टेप हमेशा ही किसी के लिए भी क्या करोगे, चाहे आप Cl2 के साथ करो, Br2 के साथ करो, I2 के साथ करो, क्लोरीनेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, आयोडीनेशन करो, या कोई और भी आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगर कराओगे, तो ये वाला पहले वाला स्टेप क्या होगा आपका बोलो, ये हमेशा ही क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। लेकिन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो किसी भी हैलोजन की रिएक्टिविटी को बताएगा कि कौन सा हैलोजन रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, उसको कौन बताएगा, आपका प्रोग्रेशन स्टेप बताएगा। और ये कैसा होना चाहिए बच्चों, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए। अगर ये एक्सोथर्मिक होगा तो तभी आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अन्यथा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो, ये इसके हमेशा दो स्टेप होते हैं, एक को मैं ए मान लेता हूं और सेकंड वाले को मैं मान लेता हूं बी, और ये दोनों ही स्टेप इसके एक्सोथर्मिक होने चाहिए। तो पहले वाले स्टेप में क्या होगा, प्रोग्रेशन वाले में जो आपका बोलो, ये देखिए, ये आपका हैलोजन फ्री रेडिकल है, ये वाला क्या होगा, ये यहां से यहां भी होमोलाइसिस होगा आपका, क्योंकि फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल को ये हटाएगा और उसी के साथ में जुड़ेगा आपका। तो यहाँ फ्री रेडिकल आप बना लो CH3 डॉट और H डॉट, तो ये इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। तो जो एल्केन का मॉलिक्यूल है उसके साथ में रिएक्शन करेगा कौन सा, फ्री रेडिकल आपका, ठीक है ना। यही फ्री रेडिकल रिएक्शन को प्रोग्रेस कराएगा आगे चल के, और देखेंगे तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी, लेकिन जब अगर इसके साथ में ये जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा, तो क्या होगा बोलो, ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि इसके साथ में क्या होगा, ये कम स्टेबल है। मतलब H और X की बॉन्ड एनर्जी जो है ज्यादा है, जबकि CH3 और X की बॉन्ड एनर्जी क्या है, थोड़ी सी कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल आपका, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा CH3, ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ बनेगा आपका H और X बनेगा। और ये स्टेप भी कैसा है बोलो बच्चों, आपका एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना, ये भी आपका एक्सोथर्मिक ही है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोग्रेशन वाले स्टेप में ही आपका ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है आपका, ये अगेन आपका हैलोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ भी देखो फ्री रेडिकल है ये सब, और ये भी फ्री रेडिकल है, तो क्या होगा, ये इसके साथ में मिल जाएगा, और मिलने के बाद में क्या बनाएगा, देखो यहाँ बनाएगा CH3X प्लस और X डॉट, ये बनेगा। ये भी कैसा होना चाहिए स्टेप, एक्सोथर्मिक होना चाहिए, ठीक है ना, और ये भी एक्सोथर्मिक ही होता है। जिस भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों ये दोनों स्टेप आपके एक्सोथर्मिक होंगे, उसी में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, नहीं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी नहीं होगी। अब देखिए पहली वाली रिएक्शन में क्या हुआ, हैलोजन फ्री रेडिकल ने H डॉट के साथ में रिएक्शन करी, HH बनाया, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल बना। यानी कि पहली रिएक्शन में जो हैलोजन फ्री रेडिकल है वो यूज हो रहा है, लेकिन दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, हैलोजन फ्री रेडिकल क्या होगा, फिर आपका जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो पहली में यूज हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है।
तो इस पूरी रिएक्शन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मेन हीरो है वो क्या है, आपका हैलोजन फ्री रेडिकल है। ये जो हैलोजन फ्री रेडिकल बना है ये फिर दोबारा से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, इसके साथ में मेथेन के साथ ये बना लेगा और फिर ये बनाएगा, ठीक है ना। ये फिर इसके साथ में रिएक्शन करेगा, CH3X बनाएगा, X डॉट बनाएगा, ये X डॉट फिर इसके साथ में रिएक्शन करेगा, फिर ये वाला बनेगा, ठीक है ना। ये वाला फिर इसके साथ में रिएक्शन करेगा, फिर ये वाला बनेगा। यानी कि ये जो हैलोजन फ्री रेडिकल है ये बार बार रीजनरेट होता रहेगा। यही आपकी क्या करेगा, जो आपकी चेन मोनो डाई ट्राई, ठीक है ना, टेट्रा, इस प्रकार से जो हैलोजन डेरिवेटिव आपके बने थे उसको बनाने का जो मेन काम है वो उसी का है, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये था आपका सेकंड स्टेप, ठीक है ना। तो देखो ये जो आपका यहाँ पे फ्री है ये दोबारा से फिर इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर ये बनाएगा। तो पहले स्टेप में प्रोग्रेसिंग वाले में यूज होगा, सेकंड वाले में फिर ये रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है आपका देखो क्या बन गया, हमने डायरेक्ट लिखा था यहाँ पे CH4 की रिएक्शन X2 के साथ में करी थी, CH3X बना था, HX बना था। तो इसके बनने में 3 स्टेप आपके यूज होते हैं। पहला स्टेप आपने पढ़ा हैलोजन का फ्री रेडिकल, दूसरे में क्या हुआ, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है किस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। तो इस चेन को आगे प्रोग्रेस कराने के लिए यही आपका हैलोजन फ्री रेडिकल बच्चों क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब जो तीसरा जो स्टेप होता है, जगह नहीं है मैं इसको पास कर देता हूं, ठीक है, आप नोट करेंगे इसको। जो तीसरा स्टेप होता है, ठीक है ना, जो तीसरा स्टेप होता है रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए वो होता है आपका टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा होता है, टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन भी कहते हैं इसको, टर्मिनेशन स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, जितने भी फ्री रेडिकल आपके पहले वाले स्टेप और सेकंड वाले स्टेप में बने हैं वो सारे के सारे फ्री रेडिकल कंज्यूम हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे और अपने आप को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो देखो जरा कितने फ्री रेडिकल बने, एक X डॉट बना था, तो X डॉट के साथ में कंज्यूम हो जाएगा, क्या बना लेगा, X2 बना लेगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एक CH3 भी बना था देखो, और ये CH3 X के साथ में रिएक्शन करके अपने आप को CH3X में बदल देगा, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी आपकी कि CH3 डॉट और CH3 डॉट ये भी आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे बोलो, CH3 और CH3, ठीक है ना। तो ये आपके देखो टर्मिनेशन में बनने वाले प्रोडक्ट हैं ये X2 CH3X ये वाले, ठीक है ना। तो जिस भी प्रकार की आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करोगे, जब उसमें टर्मिनेशन करोगे तो जितने भी आपके फ्री रेडिकल हैं उनका आपस में आप क्या कर दो, एक दूसरे के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन की उतनी कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पे टर्मिनेशन स्टेप को कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थे हमारे हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हर फ्री रेडिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन इन तीनों स्टेप से होकर गुजरती है, ठीक है। ये तो मोनो बनाया आपने, क्या बनाया ये, मोनो, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप डाई ट्राई जब करोगे तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हर बार आपको 3 स्टेप करना पड़ेगा। देखो कैसे, अब आपको क्या करना है, ये जो CH3X बना है इसके साथ में X2 की रिएक्शन कराओ HU के साथ, क्या बनेगा बोलो, CH2X2 प्लस HX ये बनेगा, क्या बना ये, डाई, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी भी मैकेनिज्म क्या है, इसकी भी मैकेनिज्म आपकी बच्चों 3 स्टेप से ही होके जाएगी। पहले क्या करोगे बोलो, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, भाई हम तो रिएक्शन में ऐसे दिखा देते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये हाइड्रोजन हटा कैसे, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म फिर आपको ऐसे करनी होगी बिल्कुल सेम, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन को कर लीजिए पूरी, ठीक है, बार बार करने की फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए चेन इनिशिएशन में क्या बताया था कि भाई आपको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना, फोटोन हीट क्या बनेगा, X डॉट ये बन गया। सेकंड स्टेप में क्या बताया था आपको बोलो, सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्रोग्रेशन स्टेप है, ये प्रोग्रेशन स्टेप है। प्रोग्रेशन स्टेप में क्या होगा, प्रोग्रेशन स्टेप में जो हैलोजन फ्री रेडिकल बना है वो क्या करेगा आपका, बोलो CH2X2 से, सॉरी
अब हमारे पास CH4 नहीं है, अब इसमें से, ठीक है ना, CH3X में से ये हैलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये ऐसी रिएक्शन है जैसे यहाँ पे क्या लिया था आपने CH4, अब किसके साथ में है, इसके साथ में है, तो इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी इसके साथ में, X डॉट के साथ, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, क्या बनेगा बोलो, CH2, और यहाँ बनेगा आपका, बोलो क्या बनेगा, CH2X बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। ये बनेगा, देखो फ्री रेडिकल। पीछे देखेंगे आप तो पीछे क्या बना था यहाँ पे, CH3, बोलो क्या बना था यहाँ पे, CH3 बना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, वही देखो CH2X फ्री रेडिकल बना। ये प्रोग्रेशन का क्या है, ए वाला स्टेप है। इसके लिए भी डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव ही होती है। ये स्टेप भी क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक ही होता है, ठीक है ना। देखो हैलोजन की रिएक्टिविटी इसी प्रोग्रेशन वाले स्टेप पे डिपेंड करती है। हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने देखा था, F2, Cl2 और Br2 और I2। ये हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है एल्केन के लिए, ठीक है। तो फ्लोरीन क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है कि जब फ्लोरीन यहाँ पर आएगा तो उससे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होगी, आपकी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। जो प्रोग्रेशन वाले स्टेप में जितनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा वो हैलोजन आपका उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। चलो तो सेकंड वाले स्टेप में क्या था, वो प्रोग्रेशन वाले में, एंड ये जो आपका बना है CH2X, ठीक है ना, ये हैलोजन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा, और क्या बनेगा बोलो, क्या बना था, CH2X2 बनेगा, और X निकल जाएगा, CH2X2 बनेगा, और यहाँ क्या निकल जाएगा, X दो। ध्यान से देखो रिएक्शन पूरी होगी। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक स्टेप है, बन गया ये वाला, देखो, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है आपके, एक्सोथर्मिक स्टेप है। अब नेक्स्ट टर्मिनेशन वाले में क्या होगा, देखो फिर टर्मिनेशन वाला स्टेप आएगा। अगर हम टर्मिनेशन वाले स्टेप की बात करें तो यहाँ भी टर्मिनेशन में क्या करना, जितने भी फ्री रेडिकल आपको दिखाई दे रहे हैं उनको जोड़ दीजिए, चेन क्या हो जाएगी आपकी, स्टॉप हो जाएगी, कंज्यूम कर दो सभी फ्री रेडिकल को। तो देखो एक फ्री रेडिकल ये है, एक फ्री रेडिकल ये है, एक फ्री रेडिकल ये है, यही आपको फ्री रेडिकल दिखाई दे रही है, एक है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है बोलो फ्री रेडिकल की, एक एक्स डॉट के साथ में मिल जाएगा, क्या बना लेगा, X2 बना लेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, देखो CH2.X और CH2.X, जब ये दोनों डॉट आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बोलो, ये इस प्रकार से बना लेंगे आपके X CH2 और CH2 और X, ये ऐसा, ये दोनों डॉट आपस में क्या हो गए, मिल गए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है बोलो कि CH2.X के साथ में X डॉट भी मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा ये बना लेगा आपका, देखो क्या बनाएगा ये X CH2X, ये हो गया आपके टर्मिनेशन वाले। चैन टर्मिनेशन का मतलब होता है कि फ्री रेडिकल को क्या करना है, आपको कंज्यूम करना है। तो जितने फ्री रेडिकल हो ना उनका कॉम्बिनेशन कर दीजिए, जितने टाइप से आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे, और ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे टर्मिनेशन वाले में, बाई प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। तो देखो ये होगा आपका डाई हैलाइड बना लिया, इसको बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड, CH2 क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। तो मिथाइलिन क्लोराइड का फॉर्मेशन भी आपने कर लिया, देखो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई CH2X2 कि फिर हैलोजन के साथ में रिएक्शन करें और हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिले CHX3 और यहाँ पे मिले HX ट्राई, ये बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको अगेन 3 स्टेप में रिएक्शन करनी पड़ेगी, इनिशिएशन, प्रोग्रेशन और टर्मिनेशन। और इसके बाद में अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ में करोगे, X2 के साथ में, और आप ये बनाने की कोशिश करोगे CH4 प्लस फाइनल प्रोडक्ट, तो ये फाइनल है आपका, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, 3 स्टेप में करानी पड़ेगी, वही चैन इनिशिएशन, प्रोग्रेशन और टर्मिनेशन। आई होप कि अब आप इसके तीनों स्टेप अपने आप करेंगे, इसके भी तीनों स्टेप अपने आप करेंगे, और करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी पूरी मैकेनिज्म। इसी प्रकार आप एथेन के साथ भी रिएक्शन करोगे तो वो भी आपकी 3 स्टेप में होगी। जब आप मोनो हाइलाइट बनाओगे, डाई बनाओगे फिर 3 में होगी, ट्राई बनाओगे फिर 3 में होगी, तो ये चेन रिएक्शन है, ठीक है ना।
और ये रिएक्शन का जो मेन हीरो है वो है आपका हैलोजन फ्री रेडिकल, जो चैन को क्या करता है, आगे प्रोग्रेस कराता है। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका कौन सा होता है, चैन प्रोग्रेशन वाला स्टेप होता है बच्चों, जो हैलोजन की रिएक्टिविटी को शो करता है। ठीक है ना। इसी प्रकार ब्रोमिनेशन की आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब इसमें हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें क्लोरीनेशन को पढ़ने वाले। ठीक है ना। सबसे पहले डिटेल में क्लोरीनेशन की बात करते हैं। और क्लोरीनेशन का मतलब है कि आपको Cl2 के साथ में रिएक्शन करनी है। ठीक है। या आप SO2Cl2 के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि यहां से भी जनरेट होगा Cl डॉट और यहां से भी जनरेट होगा Cl डॉट, ये दोनों। और भी बहुत सारे हैं जो क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं या क्लोरीनेशन दिखाएंगे। ठीक है ना। तो ये भी एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्लोरीनेशन के बारे में आप सीख लो। क्लोरीनेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो पहला पॉइंट इसमें लिखिए आप कि क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव देन, बोलो, ब्रोमिनेशन। अगर आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमिनेशन की कंपैरिजन में आपका क्या है, बोलो, क्लोरीनेशन थोड़ी सी ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है ना, पहला। नेक्स्ट, क्लोरीनेशन की जो रिएक्शन होगी ये आपकी नॉन सिलेक्टिव होगी। क्या होगी? ये एक नॉन सिलेक्टिव रिएक्शन होगी। क्लोरीन रिएक्टिव होती है लेकिन सिलेक्टिव नहीं होती। ठीक है ना। नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के द्वारा जब आप एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, तो इस फ्री रेडिकल को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा हाइड्रोजन, इसको तो केवल हाइड्रोजन चाहिए आपका, कि वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है या 2 डिग्री हाइड्रोजन है या 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो हाइड्रोजन चाहिए, उसको रिप्लेस करके और ये वहां पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि क्लोरीनेशन जब आप करोगे तो इसमें मेजर एंड माइनर नाम की कोई चीज नहीं होगी। ठीक है ना। इसमें मेजर और माइनर नाम का कोई भी प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। ठीक है ना। और इसमें होता क्या है बच्चों, क्लोरीनेशन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कौन सा इसमें माइनर है कौन सा मेजर है, मिक्सचर बनेंगे। ठीक है ना। और वो जो मिक्सचर बनेंगे प्रोडक्ट के, उनकी आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी मैथमेटिकली। ठीक है ना, कैलकुलेट करके। ठीक है जी। तो क्लोरीनेशन फॉर मोर रिएक्टिव है किससे? ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन की रिएक्शन फास्ट होती है किससे, बोलो? ब्रोमिनेशन के द्वारा। और अगर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन की बात करें तो आयोडीनेशन तो पॉसिबल नहीं होता, उसकी बहुत स्लो होती है रिएक्शन, है ना। इसी प्रकार फ्लोरीनेशन बहुत रिएक्टिव है तो उसकी हाईली एक्सोथर्मिक होगी। तो हम जब भी हैलोजिनेशन करते हैं ना तो केवल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही करेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट रखेंगे। अब जैसे ही हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे, देखो तो अब तक जो हमने, मान लो हमने जो मेंबर लिए हैं एल्केन में, वो मेथेन और एथेन लिया है, उसी का हाइड्रोजनेशन करा है। तो उन दोनों में तो एक ही टाइप के हाइड्रोजन है। ठीक है ना। मेथेन में भी और एथेन में 1 डिग्री और मेथेन में आपका केवल मिथाइल हाइड्रोजन है। ठीक है ना। लेकिन अब हम अगले मेंबर पे जाते हैं। देखो ये है हमारा अगला मेंबर CH3 और CH2। यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। देखो ठीक है, ये लो, हम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं हम H न्यू और डेल्टा। ठीक है जी। अब क्या करना है हमें? अब हमें क्या सारे हटाने हैं? नहीं, अब हमें सारे नहीं हटाने। अब हमें क्या पूछेगा क्वेश्चन में, हमसे पूछेगा कि फाइंड आउट टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको बताने हैं। ठीक है ना। या फिर आपसे पूछेगा फाइंड आउट, बोलो, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स।
स्ट्रक्चर आइसोमर्स, या ऐसे पूछेगा, या इसी में क्वेश्चन आपका पूछेगा देखो कि फाइंड आउट टोटल आइसोमर्स, ठीक है ना, ऐसे पूछेगा आपसे टोटल आइसोमर्स बताइए कितने बनेंगे, इसके साथ में रिएक्शन करने के बाद में। तो ये जो टोटल आइसोमर्स है बच्चों, टोटल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, देखो टोटल आइसोमर्स का मतलब होता है टोटल TI है, ऐसे लिख देता हूं इसको। टोटल आइसोमर्स का मतलब होता है कि टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स प्लस टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होते हैं बोलो, स्टीरियो आइसोमर्स में आपने पढ़े थे ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करोगे आप, तो यहाँ पे स्टीरियो का मतलब केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है ना। तो जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, मान लो किसी में एक कायरल कार्बन है तो उससे कितने बनेंगे बोलो ऑप्टिकल एक्टिव, 2 बनेंगे, एक +D बनेगा, एक -L बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों का सम करोगे और इन दोनों का सम करने पे ही आपको क्या मिल जाएगा, टोटल आइसोमर्स मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो मोनोक्लोरिनेशन है, ये जो मोनोक्लोरिनेशन है इसको करने का तरीका क्या है, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है, मोनोक्लोरिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ये बताती है कि एल्केन में कितने केमिकली डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है या कार्बन है, ठीक है ना। जितने भी केमिकली डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन आपको दिखाई देंगे उतने ही आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। कैसे, मान लो इस वाले आपको देखो ये प्रोपेन है आपकी, इस प्रोपेन में देखिए कितने डिग्री हाइड्रोजन है, कितने डिग्री कार्बन है। ये फर्स्ट वाला आपका 1 डिग्री कार्बन है, इसको देखिए ये कितना है 2 डिग्री है, ये देखिए कितना है 1 डिग्री है, और ये जो हाइड्रोजन लग रही है 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री है, और ये आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो इसमें ध्यान से देखिए केमिकली डिफरेंट कितने, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की बात करूं, तो ये दोनों कार्बन ही क्या है, केमिकली आइडेंटिकल है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बार यहाँ पे Cl लगा दूं, एक बार यहाँ लगा दूं, नहीं। जितने भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो सब आपस में क्या होंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनका IUPAC नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है नी। तो जितने भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होते हैं, अगर किसी का IUPAC नाम आपका सेम है तो वो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जितने भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होंगे उनके IUPAC नेम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब केवल आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है और यहाँ से हटाना है, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक Cl लगाओ, फिर अगले वाले में क्या करो, एक यहाँ से H हटाओ, यहाँ Cl लगाओ। तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में केवल 2 ही हाइड्रोजन आपके केमिकली डिफरेंट है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ऐसे नहीं कि एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, देख लो जो नाम इसका होगा वही नाम इसका होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है नी। तो हमें कितने मिलेंगे बोलो, हमें यहाँ पे बच्चों क्या मिलेंगे, 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 और CH2Cl, ठीक है। बी में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो CH3 CH, यहाँ पे आ गया Cl और ये आ गया आपका CH3, ये है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब आ गया आपको सब कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो एक ही काम करना है, जितने भी टाइप के हाइड्रोजन आपको दिखाई दें सब जगह से एक एक हाइड्रोजन हटाओ, एक एक Cl लगाते चले जाओ अलग अलग करके, और जितने भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे उनके नाम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे इसका नाम क्या है बोलो, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम क्या बोलो, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो कितने टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बने बोलो, 2 बने। कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने बोलो, 2 बने। क्या इसमें किसी में कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है नहीं है। कायरल कार्बन क्या होता है, एक sp3 कार्बन जिसके पास में 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर किसी में एक कायरल कार्बन आएगा तो उससे 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे, एक +D एक -L, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसमें ना तो मेजर ये है ना माइनर ये है, ना माइनर ये है ना मेजर ये है, क्लियर होगी, ध्यान रखना।
इसमें मेजर माइनर नहीं पूछेगा, इसमें आपसे क्या पूछेगा बच्चों, इसमें पूछेगा परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, ये पूछेगा परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, ये है जी आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। जब भी आप क्लोरीनेशन करोगे, क्लोरीनेशन से आप कई तरीके, यहाँ तो 2 ही बने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 से कितने भी बन सकते हैं, उनकी परसेंटेज पूछ सकता है, खासकर जेई की अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो अगर क्लोरीनेशन में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जो बनेंगे आपके जितने भी टाइप के, ठीक है ना, वो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तभी होंगे जब उनके आईपीएस नेम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उनकी परसेंटेज कैसे निकालोगे, क्लोरीनेशन के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। तो अगर क्लोरीनेशन की बात करते हो ठीक है ना, अगर क्लोरीनेशन के लिए बात करते हैं हम, तो क्लोरीनेशन के लिए देखो एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज निकालने सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। क्लोरीनेशन के लिए, तो क्लोरीनेशन के लिए परसेंटेज जब भी आप निकालोगे तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब जो 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है उसकी रिएक्टिविटी होती है 1, ये आप लर्न करेंगे, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल है, हैलोजिनेशन के लिए, क्लोरीनेशन के लिए। और 2 डिग्री जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, इसके लिए होती है आपकी 3.8, और जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है इसके लिए रिएक्टिविटी की वैल्यू होती है 5, इसको नोट करो, नोट करो इसको। क्लोरीनेशन के लिए हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, ये वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंटल है, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लो और फिर मैं इसकी आपको परसेंटेज निकालनी बताता हूँ, ठीक है। ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। परसेंटेज की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी आपने याद कर ली, 1 डिग्री की 1, 2 डिग्री की 3.8 है, 2 डिग्री की 3.8 और 3 डिग्री की 5, ठीक है। तो अगर इनकी परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले आप निकालेंगे सिलेक्टिविटी, निकालो सिलेक्टिविटी, पहले वाले की बात करो, पहले में जो यहाँ पे लगा 1 डिग्री पे लगा ना, ये देखो सिलेक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की सिलेक्टिविटी करो, कितने 1 डिग्री है जरा देखो ध्यान से, इसमें बोलो टोटल 1 डिग्री, क्योंकि पहला जो ए प्रोडक्ट है, ए में देखो 1 डिग्री पे लगाया ना यहाँ पे ये, तो इसकी जब परसेंटेज निकालनी है तो 1 डिग्री देख लो मॉलिक्यूल में कितने हैं, बोलो कितने, बोलो 6 है आपके, तो टोटल वाले लेने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि ये ले लिया आपने, तो ये टोटल वाले लेने पड़ेंगे। तो 6 इंटू 1 और कितना होगा ये, बोलो 6 हो गई, ये आ गई 1 डिग्री हाइड्रोजन की सिलेक्टिविटी। 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, 6 के लिए कितनी होगी, 6। इसके बाद में आ जाइए, 3 डिग्री तो है ही नहीं, तो आप लिख लीजिए सिलेक्टिविटी किसकी, इसी प्रकार से परसेंटेज निकालोगे आप, सिलेक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, देख लीजिए 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 है, अभी के लिए काम कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू और 2 डिग्री, एक 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए बताओ रिएक्टिविटी कितनी बताई थी मैंने आपको, कितनी बताई थी 3.8, ठीक है ना। और 3.8 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसमें, बोलो आप मल्टीप्लाई करो इसमें, कितना आएगा बोलो, क्यों जी बच्चों, कितना कभी इसकी मल्टीप्लाई करके सुनो। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखो इसकी सिलेक्टिविटी निकालिए 1 डिग्री हाइड्रोजन की, 2 डिग्री की निकाल ली, ये आ गई। इसके बाद में आप निकाल लो टोटल रिएक्टिविटी निकाल लो, टोटल रिएक्टिविटी कितनी आई है आपकी, बोलो इसको ऐड कर दो, कितनी आएगी 6 और 6 12 और 8.2 आ गई, ठीक है ना। टोटल रिएक्टिविटी कितनी आएगी आपकी 8.2,
बोलो 2 आ गई। अब करना क्या है आपको, देखो परसेंटेज निकालनी है आपको ए और बी की। चलिए कितने को नोट करेंगे आप, देखो चलिए मान लो आपको परसेंटेज निकालनी है ए की, तो ए की परसेंटेज निकालनी है, तो रिएक्टिविटी ऑफ ए और टोटल रिएक्टिविटी इस तरह से करनी है आपको। रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की जो थी टोटल कितनी आई थी वो, और नीचे टोटल सिलेक्टिविटी, टोटल सिलेक्टिविटी। अब क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 निकाल लेना। तो बताओ 1 डिग्री की कितनी आई थी, 1 डिग्री की कितनी आई थी आपकी रिएक्टिविटी 6, और टोटल कितनी आई थी बोलो, टोटल कितनी आई थी भाई 8 पॉइंट, तो देखो परसेंटेज ऑफ ए निकालनी है आपको ना, तो परसेंटेज ऑफ में रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन जो टोटल आई है कितनी आई थी 6, और टोटल सिलेक्टिविटी कितनी थी आपकी 8.2 थी, ठीक है ना। और परसेंटेज आपकी निकालनी है तो इससे कैलकुलेट करके जो भी आएगा आंसर आप निकाल लेना, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ अगर बी निकालनी है तो बी में टोटल रिएक्टिविटी बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन की कितनी थी, 2 डिग्री हाइड्रोजन की थी आपकी हमारी कितनी थी बच्चों 7.6, और टोटल कितनी आ गई 8.2, और यहाँ पे 100, और जो भी परसेंटेज आएगी आपकी यहाँ पे लिखना। इस प्रकार से आप क्या करोगे, दोनों की परसेंटेज निकालो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्लोरीनेशन अब आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास एक ये एग्जांपल है और इसमें आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है ना। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाइए आपकी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। आप यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे Cl लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, और सबके नाम देखो, सबके नाम क्या आएंगे आपको कॉमन आएंगे। तो इसका मतलब ये तीनों जो 1 डिग्री कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब एक ही लगेगा, एक ही हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है केवल, यहाँ से करो। तो जो ए आपका बनेगा वो बनेगा CH3 CH और CH3 और CH2 और CH, और जो बी आपका बनेगा वो बनेगा CH3 और CH3 और Cl और CH3। ये 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपके बनेंगे इसमें, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ लगाओगे तो वो इसका नाम भी वही रहेगा, इसका नाम भी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों 1 डिग्री जो आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये आइडेंटिकल है। तो इसमें भी आपको क्या करना है बच्चों, ए और बी की परसेंटेज निकालनी है। तो टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने होंगे 2 होंगे, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने होंगे 2 होंगे, स्टीरियो कोई भी नहीं है क्योंकि कायरल कार्बन इसमें कहीं भी आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे आप, है ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो तरीका आपको बताया था क्या कि 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो कितने हैं टोटल, काउंट कर लो। एक 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी बताई थी 1, तो यहाँ पे कितने हैं सिलेक्ट कर लो। आपके पास 1 डिग्री 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई कितने में करोगे 1 में, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 डिग्री हाइड्रोजन की देख लीजिए, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो 1 है। और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए कितनी बताई थी मैंने आपको, एक्सपेरिमेंटल 5 बताई थी, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो टोटल रिएक्टिविटी कितनी हो जाएगी बोलो, टोटल रिएक्टिविटी कितनी होगी बोलो, टोटल रिएक्टिविटी होगी आपकी कितनी 5 और 6 11 होगी, ठीक है ना। तो अगर परसेंटेज आपको निकालनी है कि परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, तो ए की देखिए कितनी आई है सिलेक्टिविटी, टोटल रिएक्टिविटी कितनी है 6, और टोटल रिएक्टिविटी कितनी आई है 11, और परसेंटेज है तो 100, जो भी आएगी आप निकाल लेंगे। इसी प्रकार से परसेंटेज ऑफ बी आप निकालना चाहते हैं, तो बी का मतलब 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के लिए देखिए, सॉरी 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री के लिए देखिए कितनी है ये सिलेक्टिविटी, टोटल 5 है, तो 5 को ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से इसकी भी परसेंटेज आप निकाल,
तो जितने भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होते हैं उनकी आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है ना। निकालने का तरीका आपको आना चाहिए और ये क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन लास्ट हम सबसे बढ़िया सा लेते हैं और उसके साथ में ही हम क्लोरीनेशन को विराम देंगे। और कल नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी ब्रोमिनेशन की और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और उसी के साथ मैं कराऊंगा फिर क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट इसके। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3 और यहाँ पे आ गया आपका CH2 और CH2 और CH2 और Cl2। देखिए ध्यान से देखो इसमें बच्चों, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका क्या है, सॉरी ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हो इस वाले 1 डिग्री को देखो, ये CH3 यहाँ पर ना, ये आपका CH3 ना। तो इस वाले 1 डिग्री को देखो, इस वाले 1 डिग्री को देखो। अगर आप Cl यहाँ लगाओगे उसका भी नाम 1 क्लोरोब्यूटेन होगा, यहाँ लगाओगे तो उसका भी नाम क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन होगा। इसका मतलब ये दोनों केमिकली क्या है, आइडेंटिकल है। तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। इसी प्रकार ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री भी सेम है। तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, तो कितने बनेंगे, इससे भी आपके 2 ही बनेंगे। देखते हैं CH3 CH2 CH2 और CH2 Cl, एक ये बन गया। एक क्या बनेगा, CH3 CH2 CH Cl और CH3। जितने टाइप के आपको हाइड्रोजन दिखाई दे उतनी तरीके से आप मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाते चले जाइए, ठीक है ना। तो इसका नाम 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसका नाम 2 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। दोनों का केमिकल नेम क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। आईपीएस नेम दोनों का डिफरेंट है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, टोटल कितने प्रोडक्ट बने, टोटल मोनो क्लोरो प्रोडक्ट आपको बतानी है, ठीक है। हमेशा एक चीज और चेक करनी है, कहीं देखिए आपके जो क्लोरो प्रोडक्ट है उसमें कहीं कायरल कार्बन तो नहीं है। तो यहाँ पे कहीं भी कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसमें देखिए, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल है, ऊपर हाइड्रोजन लगा दो, नीचे Cl। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इसमें कायरल कार्बन आ गया। अगर किसी में कायरल कार्बन आता है, एक कायरल कार्बन, तो उसके हमेशा 2 आप प्रोडक्ट मानोगे, एक D रहेगा, एक क्या रहेगा, L रहेगा, ठीक है ना। तो उससे कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आप काउंट करोगे, हमेशा 2, ठीक है। और ये +D और -L आपके बनेंगे, ये मैंने दोनों जोड़ दिए हैं, एक D होगा एक L होगा, यानी कि 2 काउंटिंग होगी आपकी इसकी, ठीक है ना। तो एक कायरल कार्बन से 2 आपके क्या बनेंगे, एनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे। +D और -L आपस में क्या होते हैं बोलो, ये आपके एनेंशियोमर होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनकी काउंटिंग आप 2 करोगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, आपसे पूछ सकता है टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने बने, 2 बने। कितने स्टीरियो आइसोमर्स बने, 2 बने, ठीक है ना। कितने आपके क्या बोलते हैं उनको, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने बने, 2 बने आपके। एनेंशियोमर पेयर कितने बने आपके, 2 बने आपके, एक D है एक L, तो इसको याद रखो। अब टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बने जरा देखो है? अब इसकी 2 काउंटिंग होगी, एक ऊपर वाला हो गया, 2 नीचे हो गए, तो आंसर क्या आएगा आपका बोलो, 3 आ गया। क्लियर है। जब टोटल की बात आएगी तो दोनों को काउंट करोगे, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन के साथ में इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं हम। ये देखिए, CH3 और CH3 CH2 और CH2 CH3 और प्लस Cl2। ध्यान से देखिए, बनाइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे। देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। ध्यान से देखना इसमें, ये वाला 1 डिग्री इस वाले 1 डिग्री के, इस वाले 1 डिग्री के जैसा नहीं है। कई बार डिग्री सेम होगी लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्यों? यहाँ पे आप हाइड्रोजन हटाओ और Cl लगाओ,
और यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाओ और Cl बनाओ, उसका आईपीसी में नाम देखो और इसका आईपीसी में नाम देखो, दोनों के क्या नाम है आपके डिफरेंट है। तो कई बार डिग्री सेम होगी लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होगी। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, आप यहाँ CH2Cl लगाओ और यहाँ CH2Cl लगाओ, जो आईपीसी नेम इसका है वही आईपीसी नेम क्या होगा इसका होगा, लेकिन ये इन दोनों के आइडेंटिकल नहीं। ये दोनों आइडेंटिकल है तो केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, या तो यहाँ करना है यहाँ करना, लेकिन एक यहाँ भी करना है एक यहाँ भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप अब की बार एक ही 1 डिग्री से हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, ये इन दोनों से डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, तो एक बार यहाँ लगा दो एक बार यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो। ठीक है, देखिए कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 और CH3 CH2 और CH2Cl, एक ये बन गया। सेकंड देखिए अब कहां पे लगाएंगे, 2 डिग्री से हटाइए, CH3 और CH3 CH और Cl CH3, एक यहाँ लगेगा आपका। नंबर 3 CH3 और CH3, ठीक है जी, और एक Cl यहाँ पर लगाइए, CH2 और CH3, ठीक है नी। नंबर 4 पे CH2 Cl CH3 और CH2 और CH3, ये आपके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने आपके, ठीक है ना। देखिए कायरल कार्बन कहाँ कहाँ पे है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कहीं भी फर्स्ट वाले में कायरल कार्बन आपका बच्चों नहीं है। सेकंड वाले में देखो यहाँ पे भी कायरल कार्बन है क्योंकि दोनों मिथाइल एक जैसी है, लेकिन कायरल कार्बन आपका बच्चों कहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे कायरल कार्बन, ठीक है ना, क्या आ गया यहाँ पे कायरल कार्बन आ गया। तो अगर एक कायरल कार्बन आता है तो मैंने आपको बताया था तो D और L होंगे इसकी, यानी कि उससे हमेशा काउंटिंग कितनी करोगे, 2 की करोगे, ठीक है ना, एक काउंटिंग नहीं होगा जब टोटल प्रोडक्ट आप निकालोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। आगे देखिए इसमें देखिए कहीं कायरल कार्बन है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हो गए हैं। इसमें देखें अगर हम तो यहाँ पे कायरल कार्बन हमें मिल गया, देखो फिर यहाँ पे तो एक कायरल यहाँ पे मिल गया, तो इससे भी कितने होंगे, D और एक L होगा, तो इससे भी कितने काउंट करोगे आप, 2 काउंट करोगे, ठीक है। अब बताइए टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बने यहाँ से, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको कितने मिले, 1 और 2 कितने हो गए, 3 और 1 कितना हो गया, 4 और 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या टोटल आपके जो है जितने भी आपके ये आइसोमर्स हैं कितने मिले, 6 मिले आपको, 6 आ गया आंसर आपका। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने मिले आपको, 6 मिले, ठीक है ना। और अगर वो ये पूछता आपसे स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने मिले, तो स्ट्रक्चर तो कितने, 4 ही है, ठीक है ना। और अगर टोटल आइसोमर्स की बात करेगा तो टोटल आइसोमर्स में कायरल वाले और वैसे काउंट कर लो तो 6 आ गया आपका, ठीक है ना। टोटल आइसोमर्स भी 6 आ गए, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट भी आपके 6 आ गए। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और आगे ऐड होगा आपका, क्या ऐड होगा, आप जानते हो ये जो D और L होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम बोलो एनेंशियोमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एनेंशियोमर। और ये जो एनेंशियोमर्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते ही हो, सेम होते हैं। ये भी क्या है, D और L क्या बोलो, ये जो DL है बोलो, ये भी एनेंशियोमर है। और ये जो एनेंशियोमर होते हैं अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, ध्यान रखो, ठीक है ना। तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इस D और L को आप किसी मिक्सचर में से अलग अलग काउंट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन कभी आपका ये आ गया, देखो इस तरह से, यहां पे पूछा आपसे x का मतलब है आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स पूछे उसने, टोटल आइसोमर्स पूछे, इसके बाद में x, फिर वो आपको आगे देगा यहाँ पे कि जो टोटल आइसोमर्स हैं उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करिए आप, क्या कीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बोलो, किसी मिक्सचर में से किसी लिक्विड में क्या नाम है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक साथ आपके मिक्स हैं, ठीक है ना, और उनको अलग अलग करना है, ठीक है। टेक्निक कहाँ पे इस्तेमाल होती है,
ऐसे कंपाउंड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, कम डिफरेंस हो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर पहले बनेगी, ठीक है ना, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी वेपर क्या होगी, थोड़ी देर में बनेगी। इस प्रकार से उनको हम अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये टेक्निक हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मिक्सचर में बहुत सारे कंपाउंड है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, थोड़ा सा कम डिफरेंस होता है, तो उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल फ्रैक्शन पूछेगा आपसे, यहाँ पे क्या पूछेगा बोलो, टोटल फ्रैक्शन कितनी होगी। तो आप जानते हो, मान लो एक कंटेनर में आपके पास में ये कितने पड़े थे, बोलो 6 पड़े हुए थे, ठीक है ना। आइसोमर्स कितने थे, वो जो अभी आपने पीछे बनाए थे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, वो कितने थे आपके, बोलो 6। और आपने क्या करा, उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा। तो बताइए वो कितने अलग होंगे, फ्रैक्शन का मतलब होता है कितने वो अलग होंगे, या 6 मिलेंगे फ्रैक्शन, कितने मिलेंगे। तो देखो जितने भी एनेंशियोमर होते हैं डी और एल, उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम, तो उनको आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो फ्रैक्शन कितने मिलेंगे फिर आपको, बोलो फ्रैक्शन आपको 4 मिलेंगे, ठीक है ना। जब भी टोटल फ्रैक्शन की बात वो करेगा, ठीक है ना, जब भी वो टोटल फ्रैक्शन की बात करेगा बच्चों, तो जितने भी एनेंशियोमर होंगे आपके डी और एल वाले, उनको आप अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो फ्रैक्शन में चाहे किसी में एक कायरल कार्बन था तो उससे 2 बन रहे थे ना, तो वो 2 अलग अलग पार्ट नहीं होंगे फिर आपके, वो एक ही माना जाएगा। तो कितने फ्रैक्शन हो जाएंगे आपके पास, 4 फ्रैक्शन हो जाएंगे, वो ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि एनेंशियोमर क्या रखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रखते हैं। तो ये था हमारा मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है ना। और इसी के साथ में मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन देता हूं, आप इसका इनका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, और मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद में देखेंगे कि कितने प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका, इससे बनाइए कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाएंगे। एक हमारे पास ये है, ये बच्चों जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, कितने मोनो बनेंगे। ये देखिए, ठीक है जी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट आता है आपको तो वो उसको जो है आप पूछेंगे, ठीक है ना। तो मोनोक्लोरिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है आज हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। केवल क्लोरिनेशन, कल हम ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन और एलएलई को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। परसेंटेज निकालने वाले जो है क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो वो आपको असाइनमेंट में दिए हुए हैं मैंने, तो वो करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़िया करके रिवाइज करिए, समझिए इसको, ठीक है, चलिए।